Good evening, ladies and gentlemen. This is Gateway TV, Gateway Gazette program. We broadcast live every Thursday from our London studio at 8:30. This is News and Views channel. पहले तो हम बहुत ही मुबारकबाद देते अपने तमाम उन साथियों को, दोस्तों को जो कि यूएसए में रहते हैं, क्योंकि जो यूएसए का जो इलेक्शन था उस पर पूरी दुनिया की नज़रें जो थी वो मरकूज़ थी और बहुत अच्छा हुआ कि सारी ट्रांजिशन जो है बड़े अच्छे से हो गई और दुनिया जो है वो तब्दील हो रही है। हम इस पे बड़ी डिटेल में बात करेंगे। आज मेरे साथ जो हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट होंगे वो यूएसए से होंगे, लेकिन इस इलेक्शन के नतीजे में हमने देखा कि दुनिया जो है एक जगह पे डिवाइड हुई हुई है और कोई ये समझ रहा है कि हम यूनिटी की तरफ जा रहे हैं और अमेरिका के अंदर भी ये महसूस हो रहा था कि जैसे जो कौम जो है वो पूरी तरह से डिवाइड हुई है। लेकिन हमने देखा कि जो रिज़ल्ट आया वो खिलाफ़े तवक्को बहुत सारे लोगों के, खैर उसमें हम तो नहीं अपने आप को ये कहते कि हमारी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, इसलिए कि जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं इस टाइम जो यूएसए के, उन्होंने अपनी गेम को यकीनन बेहतर तरीके से खेला होगा, इसी वजह से वो जीते। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आज जब मैं कल का और आज की जब मैं न्यूज़ हेडलाइंस देख रहा था तो मुझे यूँ महसूस हो रहा था कि जिस तरह के दुनिया के पास खबरें जो है वो ख़त्म हो चुकी हैं और सिर्फ हमें यही खबरें नज़र आ रही हैं कि ट्रंप ने क्या बयान दिया, ट्रंप के ताल्लुकात जो है वो दुनिया के साथ कैसे होंगे, आया वो उस मुल्क के साथ अच्छा होगा या उसके बयानात जो हैं वो प्रैक्टिकली किस तरह से जाएंगे। और आज मैं जब कुछ चंद पाकिस्तानी अखबारात को देख रहा था तो उसकी कुछ जो उनकी हेडलाइंस थी वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। उसमें ये लिखा हुआ था कि मोदी इलेक्शन कैंपेन मोस्टली प्रोजेक्टेड एंटी सेंटिमेंट अगेंस्ट पाकिस्तान एंड दिस इज़ हाउ ही बिकम्स अ प्राइम मिनिस्टर। ये मैं आपको एक बता रहा हूँ कि ये जितनी भी जैसे ये थोड़ी सी प्रेडिक्शन मैं आपको इस लिहाज से बता रहा हूँ कि जिस टाइम जब भी आप कोई कैंपेन कोई नेगेटिव चलाते हैं तो फिर आप ये देखेंगे कि आप उससे जीतते भी हैं। और इसी तरह से आप देखें कि जब नाइजल फराज एंड बोरिस जॉनसन एंटी इमिग्रेंट्स माइंडसेट एंड प्रो ब्रेक्जिट स्टेटमेंट लेड मैनी टू वोट अगेंस्ट ईयू। और इसी तरह से हम देखते हैं कि जैसे पाकिस्तान में हम देखेंगे एग्जैक्टली द सेम पब्लिक हेट्रेड टुवर्ड्स वेस्ट एंड स्पेशली यूएसए was used as a tool by Imran Khan and other religious parties to win elections in Pakistan. और आज नाज़रीन जब मैं अखबारात को देख रहा था, चाट रहा था, तो बड़े ही इंटरेस्टिंग किस्म के कमेंट्स जो है वो मेरे सामने आए कि प्रेसिडेंट इलेक्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट डोनाल्ड ट्रंप विल बी बेस्ट फ्रेंड्स विद इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड एडवाइजर टू द रिपब्लिकन। और इसी तरह से पाकिस्तान के कुछ अखबारात में लिखा हुआ था कि अ ब्लेसिंग इन डिस्ग्रेस फॉर पाकिस्तान आफ्टर डिफाइंग ऑल ऑड्स द रिपब्लिकन सेड ही वुड बाइंड द नेशंस डीप वुंड्स एंड बी अ प्रेसिडेंट फॉर ऑल अमेरिकन्स। दैट वाज द स्टेटमेंट फ्रॉम प्रेसिडेंट रिपब्लिकन एज ही प्रेज्ड हिज डिफीटेड राइवल। ओके नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त जो है हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं मिस्टर आरिफ भट्टी। ही इज़ अ पॉलिटिकल एनालिस्ट एंड ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट फ्रॉम टेक्सास यूएसए। मिस्टर भट्टी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी। पहले तो हम आपको थोड़ी सी कम आ रही है। ओके, पहले तो हम आपको मुबारकबाद देते हैं कि जो कि यूएसए में जो इलेक्शन है वो बखूबी जो है वो हो गए हैं और खैर खैरियत से हो गए हैं। पहले तो आपको मेरी और हमारी पूरी टीम की तरफ से जो है आपको और आपके जितने भी साथी हैं अमेरिकन, उन सबको जो है मुबारकबाद हो। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये जो यूएस के इलेक्शन जो थे, आप पहले भी आपने बाराक ओबामा के दोनों इलेक्शंस भी वहाँ पे देखे, इससे पहले भी देखे, प्रेसिडेंट बुश के इलेक्शन भी देखे। ये मुझे बताएं कि इन इलेक्शंस में और जो इससे पहले इलेक्शन से उसमें क्या फ़र्क ज़्यादा देख रहे हैं आप? एक जो कॉमन बात थी पिछले वाले इलेक्शन में, उसमें एक वर्ड यूज किया गया था, एक वर्ड था चेंज। ठीक है, इस दफ़ा जो वर्ड यूज किया गया है लेट्स रीबिल्ड अमेरिका। ओके, तो ये स्लोगन था इस दफ़ा का? करेक्ट।
तो जो चेंज था वो, आप जब भी चेंज की बात करते हैं तो बहुत सारी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, लेकिन जब रीबिल्ड की बात आती है तो आपको पता है कि आपने बहुत सारी कुर्बानियां दे दी हैं, अब आपको दोबारा तैयार होना है, तो फिर भी कुर्बानी तो देनी है, लेकिन रीबिल्ड में आपको एक नया जज्बा मिलता है। तो मेरा ख्याल है कि इस दफ़ा जो रीबिल्ड की बात आई, लोगों ने इसको बड़ा अप्रिशिएट किया। अच्छा, तो ये मुझे बताइए कि जी जी, जी। मीडिया जो था, मीडिया को हमने देखा कि हमें ये महसूस हो रहा था कि पिछले कोई एक महीने से हमें ये बिल्कुल ये नहीं था लग रहा कि प्रेसिडेंट जो हैं इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप, वो जो है अमेरिका का इलेक्शन जीत सकते हैं। अमेरिका ने इतनी इस तरीके से वहाँ पे उनको हिलरी क्लिंटन को प्रमोट किया हुआ था कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो बहुत ही कम वोट ले सकेंगे और सारी की सारी सीट जो है वो हिलरी क्लिंटन को मिल जाएंगी। और इसी तरह से हम देख रहे थे कि बहुत सारे हलकों में यानी कि पाकिस्तानी डायस्पोरा या दूसरे ममालिक के लोग जो हैं वो भी काफ़ी अगेंस्ट थे। तो ये किस तरह से हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जीत गए? आप मज़े की बात अगर आप देखें, जो ट्रंप साहब थे उनकी जो कैंपेन पे उन्होंने हिलरी से आधा जो है ना उसकी अपनी कैंपेन पे आधा बजट इस्तेमाल किया। ओके। यानी कि उसने अगर $1000 खर्च किए तो उसने 500 किए हैं। तो पहली बात तो आप मुझे बताएं कि कोई भी चीज़ अगर नहीं बिकती ना, आप उसको जितनी ज़्यादा एडवर्टाइज करोगे ना, लोग उसको ख़रीदने पर मजबूर हो जाते, देखो तो है कौन, क्या ये क्या है। लेकिन जो हकीकत थी, लोग हकीकत पे गए, लोग मीडिया की प्रेजेंटेशन पे नहीं गए और उसकी मार्केटिंग पे नहीं गए और उसकी कैंपेन पे नहीं गए, क्योंकि उसने कहा कि आओ वापस अमेरिका को दोबारा से बनाएं। लेकिन उसकी कैंपेन पे उसने बिल्कुल 50% अपने खर्च किए हैं बनिस्बत उसके जो है ना दूसरे हिलरी के। एक वजह तो ये एक वजह तो खैर नहीं है ये, लेकिन एक वजह जो थी सिर्फ यही थी कि लोगों ने जब देखा, उसने कहा कि जी हम रीबिल्ड करेंगे, पुराना अमेरिका वापस लाएंगे। और अब अगर आप इसके जाके देखें कि कितने लोगों ने, किस एज ग्रुप के लोगों ने, मेल और फीमेल में, अगर फीमेल है तो उसने फीमेल को फीमेल ने 54% दिए और मेल ने 53% जो है ना वो उसको हिलरी को जो था वो मेल ने 41% और फीमेल ने 54% वोट कास्ट किए, और डोनाल्ड को 53% मेल और 42% फीमेल ने वोट कास्ट किए। तो औरतों ने औरतों की ज़्यादा फेवर की, पर आदमियों ने आदमी को ज़्यादा फेवर की, अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। लेकिन अगर हम वाइट में आगे देखते हैं तो वाइट लोगों ने 37% जो थे ना वो हिलरी की सपोर्ट की और डोनाल्ड की उन्होंने 58% सपोर्ट की। अच्छा, ये मुझे बताएं। जी जी बिल्कुल। अच्छा, ये कुछ हमें कुछ पाकिस्तानी चैनल्स को देखते हुए पिछले कोई तकरीबन कोई एक हफ्ते के, अगर आप पाकिस्तान के जितने भी चैनल्स हैं 70-80, आपने भी यकीनन यूएसए में भी आते हैं, आपने भी देखा होगा कि मुझे इस तरह से लगता है कि जैसे हमारा सारा जो मैवर जो था ना, वो इस टाइम शायद हो सकता है हम अपने पाकिस्तान में जो इलेक्शन होते हैं उसकी कवरेज भी इतनी ना करते हो जितनी इस दफ़ा जो है इन इलेक्शंस की कवरेज हुई थी। तो क्या वजह है कि इस तरह से पाकिस्तानी जो जर्नलिस्ट थे या तज्जिया निगार थे, उन्होंने सब ने ये मूड बना लिया था कि हिलरी जीत जाएगी, और कुछ एंकर्स तो जिस दिन वोटिंग हो रही थी उससे पहले भी उन्होंने ये कह दिया कि जी 220 हिलरी के वोट हो चुके हैं, और जबकि इस तरह की कोई बात नहीं थी। तो क्या वजह है कि मोस्टली जो है पाकिस्तानी उसके अगेंस्ट थे? व्हाट इज़ द रीज़न, क्या है उसका? देखो, एक वजह जो उसने कही ना, उसने सीधा नाम ले दिया, ठीक है ना जी, ये लोग खराब हैं, पर उसने ये नहीं कहा कि सारे के सारे लोग खराब हैं। अच्छा, ठीक है ना। उसने जो बात की वो उसने करेक्शन की बात की कि जब भी करेक्शन की बात आती है कोई भी बात नहीं पसंद करता। उसने कहा सिर्फ और सिर्फ उसको टेररिज्म खत्म करना है, चाहे वो किसी में भी हो। अब उसमें मैंने समझा जी मुझे कहा जा रहा है, आपने समझा आपको कहा जा रहा है, तो थोड़ी सी डिवीजन हो गई। तो वो जो डिवीजन हो गई उसने थोड़ी सी जो था ना एक तरफ का पलड़ा भारी कर दिया। टेक्सास में एक जगह है, वहाँ पे इतनी मेजॉरिटी में वो जीत रही थी, लेकिन मज़े की बात ये कि पूरे के पूरे टेक्सास में जब रिजल्ट आ रहा है तो उसमें इतने सारे लोग ने जो है ना वो हिलरी को क्लिंटन उसको वोट नहीं दिया, बल्कि उसने ट्रंप को वोट दिया लोगों ने। एक और चीज़ मैंने जो सुनी, और मैं जब देख रहा था उसका इंटरव्यू एक पाकिस्तानी खातून का, उसने कहा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो बताना नहीं चाहते कि जो उसने क्लिंटन को जो है ना वोट दिया, वो अंदर से वोट तो ट्रंप को देकर आ रहे हैं और बाहर आके बताना नहीं चाह रहे, और कह रहे हैं जी बाहर आके बता रहे हैं जी हमने हिलरी को वोट दिया।
और उसको अगर आप उस पोल को उसको काउंट करें तो वो नंबर डिफरेंट होते हैं, और अगर आप रियल आपने पोलिंग काउंट की और वोटिंग काउंट की उसके नंबर डिफरेंट थे। तो मैं समझता हूँ कि एक वजह जितना थोड़ा सा उसने रिलीजन इशू को और उसने मिनॉरिटीज़ को जो उसने अपने अपने साइड पे लाने की कोशिश की, तो उसने बहुत सारे प्ले कार्ड खेले, लेकिन मेरी नज़र में जो एक भी पॉइंट था वो यही था कि लेट्स बिल्ड अमेरिका के, वापस को रीबिल्ड करें, इसको अमेरिका को दोबारा बनाएं। तो लोगों ने उस स्लोगन को लेकर ज़्यादा उसके साथ चलना पसंद किया। ऐसे ऐसे भी वोटर्स आ गए जो जिन्होंने कभी वोट नहीं डाला था, वो भी इस दफ़ा सामने आ गए। अच्छा, मुझे ये बताइए आरिफ के पाकिस्तानी क्रिश्चियंस भी यूएसए में खासी तादाद में हैं, जिस जगह पे आप हैं, शिकागो में बहुत हैं, उसके बाद न्यूयॉर्क में बहुत हैं, और पेंसिल्वेनिया में बहुत हैं, इस सारी जगहों पे। तो ये मुझे बताइए कि उनका रुझान जो था वो किस तरफ था, और उन्होंने हिलरी की तरफ थे या डोनाल्ड ट्रंप की तरफ थे? डोनाल्ड की तरफ थे वो। अच्छा, मोस्टली जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ थे। तो ये मुझे बताइए, क्योंकि अब जो है सारा मरहला हो गया है, प्रेसिडेंट जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इलेक्ट हो चुके हैं, सारे खदशात जो हैं वो दूर हो चुके हैं। तो क्या समझते हैं अब कि जो पाकिस्तानी डायस्पोरा स्पेशली रिलीजन को लेके किसी किस्म का अभी तक खौफ है उनके दिलों में, या जो कि स्पेनिश कम्युनिटी थी स्पेशली फ्रॉम मैक्सिको, उनके दिल में किसी किस्म का खौफ है अभी? लेकिन देखें, अभी बात ये थी ना, पहली बात तो जो था ना, अभी तक दुनिया भी और अपने यहाँ के लोग भी और मीडिया के बहुत सारे लोग अभी तक शॉक उसमें स्टेट में है वो, ठीक है ना। अभी तक तो वो बहुत सारे आपको जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो अभी तक शॉक में हैं। उनको ये उम्मीद ही नहीं थी कि इतनी अच्छी हमारी कैंपेन हुई, इतना अच्छा हो गया और हम हार कैसे गए। आप अभी थोड़ा सा उसके रद्द-ए-अमल देखेंगे, रिएक्शन देखेंगे, जो आपको थोड़ा सा नज़र आ रहा होगा कि मुख्तलिफ जगहों पे लोग थोड़ा सा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन वो जो बात थी वो इलेक्शन तक की थी। जब आप रियल ज़िंदगी में आते हो, हकीकत वाली ज़िंदगी में आते हो, तो कहानी डिफरेंट होती है। उसको ना तो वो रेसिस्ट है और ना उसने किसी को टारगेट बनाना है, उसने सबको साथ लेके चलना है। उसका पहला वर्ड ये था कि आओ सब मिल के काम करें। तो जब उसने पहले ही आपको ये कह दिया आओ मिल के काम करें, अगर आप मेरी टीम में शामिल होगे तो आप अगर मुझे वेलकम कहोगे, अगर आप मेरी टीम में शामिल नहीं होगे तो आपको अगर नहीं बंदा तो ख़राब है। तो उसने तो पहला वर्ड ये कहा कि आओ जी हम सब मिल के काम करें। आप किस बात का डर है? आप ये मुझे बताइए कि एज अ प्रोफेशनल आप हेल्थ मैनेजमेंट में हैं और बड़े अरसे से हैं, और डोनाल्ड ट्रंप जो है एक बिजनेसमैन है। आप क्या देखते हैं आने वाले दिनों में माशी तौर पे यूएसए को कहाँ पे देखते हैं? बहुत तरक्की, बहुत मिलेगी तरक्की। मैं आपको मुझे नहीं बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए, जैसे एक जो इंश्योरेंस प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाया गया पिछली हुकूमत ने, बहुत सारे डॉक्टर्स उसको ऑनर करने से रिफ्यूज़ करते थे। ओके। उसकी वजह ये थी कि आप मुझे बताएं, आपने इतनी पढ़ाई करी, सारा कुछ किया, इतने सारे पैसे इन्वेस्टमेंट किए, और आपको अगर इंश्योरेंस कंपनी अगर दे रही थी पहले $100 एक मरीज को देखने के, अब आपने काट के $8 कर दिए उसको। कितने कर दिए? $8? $8, यस सर। अच्छा। अब वो $8 मुझे मिल रहे थे, तो बहुत सारे डॉक्टर्स ने तो मना कर दिया था कि जी हम अगर जैसे वो देखते जी ये वाली आपकी इंश्योरेंस है, वो मना कर देते जी हम हमारे पास टाइम नहीं है, और आप जो है ना किसी और को जाके दिखाएं। और अगर अपॉइंटमेंट भी देते वो 6 महीने का देते थे अपॉइंटमेंट। अब अगर आप मुझे बताएं, अगर मुझे कुछ इमरजेंसी है, मैं 6 महीने आपका इंतजार करूंगा कि आप मुझे देखो। तो वो क्या हुआ कि उसकी फिर जो प्रीमियम था उसका बढ़ता जा रहा था। वो जो हुआ था कि जी ये रहेगा ताकि लो क्लास उसको अफोर्ड कर सकें और जिनके पास नहीं है वो अफोर्ड कर सकें। वो बिल्कुल हर महीने, हर 6 महीने बाद, हर 3 महीने बाद बदलता जा रहा था, और वो किसी की भी बर्दाश्त के काबिल नहीं था। और अब इतना वो बढ़ गया था कि लोग तंग आ गए थे कि भाई ये कल हमारी से जान छोड़ेगी। आरिफ, थैंक यू वेरी मच फॉर रिपोर्टिंग फ्रॉम यूएसए टेक्सास। और एक बार फिर, क्योंकि आपकी स्टेट ने जो है वो 100% वोट जो है वो मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप को दिया है। ये वाइड स्टेट है जिसमें से उन्होंने सारे के सारे वोट लिए हैं, और हमें उम्मीद है कि आप लोग उनके साथ मिलकर काम करेंगे। और जिस तरह आपने कहा कि रीबिल्ड यूएसए, और हम आपको सबको जो है मुबारकबाद देते हैं अपने और अपनी सारी टीम की तरफ से। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, ये मेरे साथ थे आरिफ भट्टी, टेक्सास यूएसए से रिपोर्ट कर रहे थे। और मैं अपने मेहमान के तारुफ से पहले मैं आपसे एक दो चीज़ जो है वो शेयर करना चाहता हूँ। आज की न्यूज़ थी, ये मुझे भिजवाई थी, तो उन्होंने स्पष्टली कहा था कि इसे अनाउंस भी कीजिएगा। 12 नवंबर, प्रोटेस्ट विद स्लग अगेंस्ट इंडियन ब्रुटैलिटी विद मिनॉरिटीज इन कश्मीर।
ये भिजवाई थी जे सालिक ने, कन्वीनियर वर्ल्ड मिनॉरिटी अलायंस एंड ऑर्गेनाइजर अवामी मसीहा पार्टी मिस्टर जे सालिक विल प्रोटेस्ट अगेंस्ट द wrongdoing with innocent and poor minority in Kashmir, India. He will sit on slug and will put slug in the head continuously for 6 hours 11 a.m. to 5 p.m. against this brutal and inhuman action on Saturday 12 November 2016 in front of National Press Club, Islamabad. J. Salik said that the purpose of protest with slug is to show that humanity is hidden under the dust. The wife of Hurriyat leader Mr. Yasin Malik, Mrs. Mishal Malik will also participate in this protest. तो ये मैं एक बताना चाह रहा था कि इस पे मैं बात करूंगा अपने मेहमान से बाद में कि किस तरह से एक मिनॉरिटी का जो मेंबर है वो किस तरीके से अपने आप को जाके उस जगह उस सारी चीज़ को फाइट कर रहा है। और इस जगह पे जो दूसरे जब मिनॉरिटीज़ के साथ पाकिस्तान में होता है तो मेजॉरिटीज़ को अपना रद्द किस तरह दिखाने की ज़रूरत है। अच्छी जो बात थी कि पिछले दिनों जब मीडिया पे हमने देखा कि बहुत सारे मीडिया पीपल जो थे वो ये कह रहे थे कि शायद डोनाल्ड ट्रंप जो नहीं जीतेगा, और बहुत सारी नेगेटिव कैंपेन भी चली, बहुत सारी चीज़ें हुई। लेकिन एक अच्छी खबर ये थी कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम उन्होंने जो है मैसेज जो है ट्रंप को डोनाल्ड ट्रंप को भिजवाया और उन्होंने कहा विक्ट्री इन होप दैट द टू कंट्रीज वुड वर्क टुगेदर टू इम्प्रूव देयर रिलेशंस अंडर दिस प्रेसिडेंसी। और मैं आपको एक बात और भी बताऊं कि इससे पहले की बात है कि जिस टाइम वो ये भी नहीं था पता कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो प्रेसिडेंट बनेंगे या नहीं बनेंगे, लेकिन आपको याद होगा कि उन्होंने इससे पहले कहा था, ये स्टेटमेंट आज के अखबार में भी आई है जो कि मिस्टर ज़करिया जो कि ऑफिशियल स्पोक्समैन है फॉरेन ऑफिस के पाकिस्तान में, उन्होंने कहा ज़करिया सेड दैट द प्रेसिडेंट इलेक्ट हैड अर्लियर ऑफर्ड mediation between Pakistan and India on Kashmir dispute and said that Pakistan had welcomed that offer. तो मैं समझता हूँ कि ये जो पॉजिटिव चीज़ है ना, हमें उन सारी नेगेटिव चीज़ों को पीछे रख के उन पॉजिटिव चीज़ों को देखना चाहिए कि हम किस तरह से बड़ी जो ताकतें हैं उनके साथ किस तरह से मिल के काम कर सकते हैं। और आज हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ एक बार फिर हमारे साथ इस वक्त जो है स्टूडियो में मेरे मेहमान हैं जनाब रेवरेंड राना युआब खान, चेयरमैन है CMS एशिया फोरम, और विकर है चर्च हैं जॉन केबल चर्च लंदन। राना साहब वी वेलकम यू टू आवर शो। आपने मेरी गुफ्तगू राना साहब सुन ली होगी क्योंकि मैंने आज ख़ास तौर पे ये प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि दुनिया जो एक तब्दील हो रही है, दुनिया इस लिहाज से तब्दील हो रही है कि अमेरिका के जो इलेक्शन होते हैं वो पूरी दुनिया पे जो है बड़े असरअंदाज होते हैं। एक एक बयान दिया हुआ जो है, एक एक बात जो कही होती है, ख़ास तौर पे जिस तरह कि मेरा और आपका ताल्लुक जो है एक छोटे मुल्क से आए, गो कि हम आबादी में शायद हो सकता है उनके बराबर हों, लेकिन या थोड़े से कम होंगे, लेकिन इकनॉमिकल तौर पे या और बहुत सारी तरक्की में या बहुत सारी चीज़ों में बड़े कम होंगे। तो मैं ये आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप बड़ी गहरी नज़र रखते हैं इन सारी चीज़ों पे, गो कि आप खुदावंद के खादिम हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें भी एक दुनिया का हिस्सा होती है। एक तो मुझे बताइए कि ये जो इलेक्शन हुए इसको आप किस तरह देखते हैं? इसको मैं तो टीवी पर और अखबारों में देख रहा था। ये तो बड़ी अच्छी बात है और हमने भी इसको इसी तरह से देखा है। अब ये बताइए कि आप क्या समझते हैं कि जितना इसको नेगेटिव किया गया था मीडिया के थ्रू, मतलब नॉट के आम लोगों की, लेकिन रिजल्ट बिल्कुल उसके ऑपोजिट आए हैं, तो ये तो एक बिल्कुल इस पे आपका तज्जिया हम चाहते हैं। देखिए, एक चीज़ तो अब क्लियर है कि बहुत से ममालिक, आप पहले अपने इंट्रो में भी आपने थोड़ी सी इसकी निशानदेही की कि बहुत से दुनिया में रूनुमा होने वाली सियासी तब्दीलियाँ, उनके ज़रिए से इस चीज़ को वाज़ेह तौर पर हमें समझना चाहिए कि वो सब कुछ सच नहीं होता जो मीडिया के ज़रिए से हमें पता चलता है। और इंसानों को, लोगों को, कम्युनिटीज़ को अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए और बदलते हुए हालात के अंदर खुद से थोड़ी सी जुस्तजू करनी चाहिए और देखना चाहिए। लेकिन चूंकि इंसान जो हैं वो उस तरह से आपस में रवाबत नहीं रखते जैसे पहले रखते थे, हर कोई थका हुआ आया, बेहतर है कि क्या दुनिया में हो रहा है, क्या उनके शहर में हो रहा है, क्या पड़ोस में हो रहा है, क्या मोहल्ले में हो रहा है, बनिस्बत जाकर देखने के
लोग इसी चीज़ पर इत्तफा करते हैं कि हमने टीवी में देख लिया। और ये जो मास मीडिया है वो लोगों की ओपिनियन बिल्ड करते हैं, और वो और आप समझते हैं ये सारा बिजनेस है, ये लोगों की इंफॉर्मेशन नहीं है सिर्फ, बल्कि लोगों की फॉर्मेशन करते हैं लोगों को। और बहुत से लोग कैंडिडेट्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके मीडिया सेल होते हैं जिसमें लाखों करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया जाता है। तो इट्स ऑल अबाउट मनी, इट्स नॉट अबाउट जस्ट गिविंग इंफॉर्मेशन टू पीपल, इट इज़ मोर अबाउट मिस इन्फॉर्मिंग पीपल, मिसलीडिंग पीपल समटाइम। और ये कुछ हुआ बरतानिया में, लोग समझते थे कि ब्रेक्सिट नहीं होगा, वो हो गया। और अमेरिका में जैसे आपने कहा, और दुनिया में बड़ी तब्दीलियां इस तरह से और रूनुमा होंगी। उसके पीछे यही है कि मीडिया, और ख़ास तौर से अमेरिकन मीडिया जिसमें CNN और जितने बड़े टीवी चैनल्स थे फॉक्स न्यूज़ के अलावा, उन्होंने तो अपने तौर पर हिलरी को प्रेसिडेंट बना दिया था। और लोगों को नहीं पता था कि ये ऐसा हो सकेगा, लेकिन शायद ग्रास रूट लेवल पे क्या पॉलिटिक्स चल रही थी, लोग किस तरह से सोच रहे थे। अभी जो पहले भट्टी साहब जैसे फरमा रहे थे कि वहाँ पर लोग उस तब्दीली को कैसे महसूस कर रहे थे, लोगों की पॉलिटिकल एफिलिएशन कहाँ पे थी, लोगों के जज्बात क्या थे। मीडिया को कतन इन बातों से गर्ज नहीं थी, वो वही चीज़ उठाते थे और पिक करते थे। यहाँ पर देखें रोज़ इस तरह से रूनुमा होता है, बिल्कुल आम लोग होते हैं, उनका ज़िंदगी के अंदर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता, और वो रातों रात कितने पॉपुलर हो जाते हैं। और बहुत से लोग, उनका बहुत कंट्रीब्यूशन होता है, उनके पड़ोस वाले भी उनको जानते नहीं कि ये कौन है। तो मीडिया टू सर्टेन एक्सटेंट, मास मीडिया जो है वो बड़ा नेगेटिव किरदार भी अदा कर रहा है, जिसकी मेरा ख्याल है कि एक सज़ा के तौर पर जो है ये डोनाल्ड ट्रंप की जीत जो है एक सज़ा के तौर पर उनको मिली है, कि ज़रूरी नहीं कि आप जो कहते हैं वो सच होगा और आप जो चाहते हैं वो हासिल कर लेंगे। वही कुछ होगा जो लोग चाहते हैं और जो अक्सरियत का फैसला है। नाज़रीन, राना साहब ने हमें बड़ी डिटेल से बताया कि जो मीडिया जो है वो किस तरह से एक हाइप क्रिएट करता है, और जो रियलिटी होती है वो बिल्कुल एक डिफरेंट होती है। मैं आज सुबह ट्रेन में बैठा हुआ था, तो मेट्रो जो है वो लंदन का सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला अखबार जो है, तकरीबन हर आदमी जब ट्यूब में, ट्रेन में होता है तो वो पढ़ता है। तो मैं कुछ चीज़ें देख रहा था, तो मैं सोच रहा था कि आज मैं अपने नाज़रीन के साथ इन कुछ न्यूज़ को जो है वो शेयर करूँगा। फिर उसके बाद मैं राना साहब से भी पूछूंगा कि वो क्या समझते हैं, क्योंकि जो कुछ बातें कही जाती हैं वो जब रूनुमा होती हैं, जब उसके नताइज पॉजिटिव आते हैं, तो वो जो बयानात होते हैं वो बिल्कुल तब्दील हो जाते हैं। इसी तरह से मैं आपको बताता हूँ कि जो फ्रेंच प्रेसिडेंट थे फ्रैंकोस, उन्होंने उस वक्त कहा था मेक्स यू वांट टू रच, और जब वो प्रेसिडेंट बन गए तो उन्होंने कहा आई कॉन्ग्रेचुलेट हिम एज इट इज़ नेचुरल टू डू बिटवीन टू डेमोक्रेटिक हेड्स ऑफ अ स्टेट। इसी तरह से पोप फ्रांसिस का जो बयान था उसमें उन्होंने कहा था अ पर्सन हु थिंक्स ओनली अबाउट बिल्डिंग वॉल्स एंड नॉट बिल्डिंग ब्रिजेस इज नॉट क्रिश्चियन। और अब जो उनका बयान है वो कहते हैं कि वी विश द न्यू प्रेसिडेंट वेल दैट ही मे हैव अ ट्रूली फ्रूटफुल गवर्नमेंट। और इसी तरह से बहुत सारे और बयानात हैं जो कि दूसरे मुल्कों के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने दिए हुए। फॉर एग्जांपल जो इटालियन प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने कहा था, उस वक्त कहा था इट इज़ द पॉलिसी ऑफ फियर, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कहा था, लेकिन अब वो कहते आई विश हिम वेल, द इटालो अमेरिकन फ्रेंडशिप इज सॉलिड। और मैंने खबरों में आपके सामने ये रखा था कि हम बीइंग पाकिस्तान में जो तब्दीली हम देख रहे हैं कि शायद हम ये समझ रहे हैं कि उनके रिलेशन जो हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के जो है वो इंडिया के साथ बहुत अच्छे होंगे। हम ये महसूस ना करें कि उनके जो ताल्लुकात जो हैं वो इंडिया के साथ बेहतर होंगे। हम अपनी हैसियत को भी वहाँ पे रखें, क्योंकि पाकिस्तान की जो हैसियत जो है उसे डिनाई नहीं किया जा सकता। राना साहब, पाकिस्तान के हवाले से बात इस लिहाज से मैं करता हूँ क्योंकि मेरा और आप दोनों का ताल्लुक यहाँ पे है, पाकिस्तान से है, और हम समझते हैं कि पाकिस्तान की जो एफिलेशन जो यूएसए के साथ है वो कायदे-ए-आज़म के बाद से लेके अब तक 68-69 ईयर्स में एक रिलेशन बहुत डेवलप हुआ है, उसके अंदर ऊंच नीच आई है। मैंने खबरों में भी बताया था, मैंने जब पढ़ रहा था तो मैंने कहा था कि नवाज शरीफ साहब ने एक अच्छा पैगाम दिया कि उन्होंने कहा कि हम आपस में मिल के काम करेंगे। तो ये मुझे बताइए कि ये जो कम्युनिटी को या दो प्रेसिडेंट को एक साथ मिल के काम करने वाली जो बात जो है उसे आप कैसे देखते हैं सारी चीज़ को?
देखिए, आप पाकिस्तान के पास इससे अलावा तो और कोई चॉइस नहीं, या प्राइम मिनिस्टर के पास और चॉइस नहीं थी कि वो इनको मुबारकबाद देनी चाहिए थी। वो सबसे पहले तो हिलरी नहीं दी थी उनको मुबारकबाद। देखिए, वो तो एक गुड गेस्चर की बात अपनी जगह पर है, लेकिन उसके साथ साथ अमेरिका चूंकि द बिगेस्ट इकोनॉमिक और पॉलिटिकल और कई हवालों से जॉइंट है, तो इसलिए अमेरिका के बगैर आप क्या कर सकते हैं? कुछ भी करना इतना आसान नहीं है। और पाकिस्तान चूंकि एक सॉवरेन स्टेट है, इसके बहुत सी चीज़ों में अपने इख्तियारात हैं और मुख्तलिफ हवालों से अपनी खुद मुख्तारी का मुजाहरा हमारी रियासत करती है और करना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद बहुत हवालों से बड़ी ताकतों के साथ मिलकर चलने के बगैर और किसी बात में कोई चारा नहीं होता। और मेरा ख्याल है कि प्रेसिडेंट जो नए हुए हैं इलेक्ट अमेरिका में, डोनाल्ड ट्रंप, वो बहुत समझदार इंसान हैं और बहुत कुछ हमने उनके बारे में मीडिया के ज़रिए से सुना, और उनकी तकारीर जिस अंदाज से पेश की गई और उनके कुछ क्लिप्स लोगों को सुनाए गए, उससे शायद उनकी जो तस्वीर कशी की गई वो शायद वैसी नहीं है जैसी वो है। और बाय द वे, दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर रियासत के सरबराह होने के नाते उनके ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी होंगी। और मैं एक अदना सा थियोलॉजी का स्टूडेंट होते हुए आपको बताना चाहता हूँ कि ये आप देखेंगे इस चीज़ को कि खुदा जिसको इज़्ज़त देता है उसको झुकाता भी है, खुद झुकाता है, खुद उसको समझ आ जाएगी जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी उनको दी है। और वैसे भी एक जवान लड़का जब बाप बनता है तो उसके अंदर एक बड़ापन खुद आ जाता है। इसी तरीके से जब वो अमेरिका के प्रेसिडेंट बने हैं तो आप देखेंगे कि उनकी पर्सनालिटी और ज़्यादा निखर कर, उनकी तकारीर के अंदर वो जो इलेक्शन कैंपेन का जो रंग था वो ख़त्म होता जाएगा। और जैसे दीवारें बनाने वाला आप खुद देखेंगे कि वो ब्रिज बनाएगा, क्योंकि अमेरिका का प्रेसिडेंट बनने का मतलब ये भी नहीं है कि आप अमेरिका के शहंशाह बन गए हैं। यू हैव टू लिसन टू योर ओन पीपल, यू विल हैव टू लिसन टू योर ओन कांग्रेस। वहाँ पर अदालतें हैं, वहाँ पर निज़ाम है, वहाँ पर सिस्टम है, मतलब की कोई फॉरेन पॉलिसी है। और अमेरिका पिछले 100 साल से दुनिया के अंदर पॉलिटिक्स में इन्वेस्ट कर रहा है। तो किसी प्रेसिडेंट का मतलब ये भी नहीं है कि वो कोई शहंशाह बन गया और उन्होंने कहा रात मैंने ये ख्वाब देखा था तो अगले दिन मैं ये करना चाहता हूँ। उनको उन्हीं पॉलिसियों में बहुत सी जगहों पर कंटिन्यूटी करनी पड़ेगी। बहुत सी बातों में वो अपनी मशवरा दे सकेंगे, लेकिन सारे अदारे, अमेरिका का इंटरेस्ट सबसे जो बुनियादी बात होगी। अमेरिका का इंटरेस्ट, मेरा ख्याल कि दुनिया में कोई शख्स अमेरिका में कोई शख्स ऐसा नहीं, खा वो हेड ऑफ द स्टेट भी हो, जिसका इंटरेस्ट, जिसकी अपनी ख्वाहिश अमेरिका के इंटरेस्ट पे ऊपर हावी हो जाएगी। ऐसा भी नहीं होगा। इसलिए वो अमेरिका का इंटरेस्ट देखेंगे, वो अफगानिस्तान में क्या है, अमेरिका का इंटरेस्ट पाकिस्तान में क्या है, अमेरिका का इंटरेस्ट मिडल ईस्ट के अंदर क्या है। सबसे पहले उनको अमेरिका की मफादात को तहफ़्फ़ुज़ करना उनकी जिम्मेदारी है। वो इसलिए प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं हुए कि मैं ये करना चाहता हूँ तो मैं करूँगा। वो इसलिए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए कि अमेरिका के मफादात को, पॉलिटिकल इकनॉमिकल मफादात को तहफ़्फ़ुज़ दे सकें। तो इसलिए अब कैंपेन के बाद अब अगला सफ़र है, और ये सफ़र ज़्यादा संजीदा होता है, जिसमें आपको उसी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर चलना है जो शायद चंद दिन पहले तक आपके खिलाफ थी। नाउ यू आर पार्ट ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट। तो इसलिए आप उस सारे महल को जो 300 साल के अंदर अमेरिका ने बनाया है, आप सिर्फ अपने कदम की धमक से तो नहीं गिराने वाले। तो इसलिए मैं समझता हूँ, और जिस तरह दुनिया उम्मीद करती है उनसे, और यकीनन ही इज़ अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन एंड आई होप ही विल बी अ सक्सेसफुल पॉलिटिशियन टू। और वो साबित करेंगे और उनको करना चाहिए, और उनके जो टीम होगी उनको अच्छी टीम मिलेगी। खुदा करे कि वो दुनिया को अमन का गहवारा बनाने के लिए अमेरिका जो किरदार अदा कर सकता है और जो करना चाहिए वो भरपूर तरीके से अदा करें। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जो है वो राना साहब के साथ जारी रहेगी। आप हमारे इस प्रोग्राम को जो है वो यूट्यूब पे लाइव भी दे सकते हैं। MATV नेशनल डालेंगे तो आप MATV नेशनल डालें तो आप इसको जो है यूट्यूब पे जो है लाइव भी इस प्रोग्राम को देख सकें। राना साहब, एक जो सबसे बड़ी जो तकलीफ दे बात जो थी कि हमारे अगर मुस्लिम बहन भाई अगर अपने आप को ये महसूस करते हैं कि उनके साथ कोई ऐसी प्रेसिडेंट बनने के बाद, डोनाल्ड ट्रंप के बनने के बाद उन पे कोई इस तरह की कोई ज़्यादतियाँ हो जाएंगी या उनके साथ ना सलूक जो है वो बेहतर नहीं होगा या उन्हें मुल्क से निकाल दिया जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि शायद इस तरह की तो कोई चीज़ होगी नहीं। जिस तरह कि आपने खुद फरमाया कि खुदा जो है जब एक रुतबा देता है तो वो उसको झुकाता भी है,
तो इसके बारे में क्या कहेंगे कि जो उनके शक व शुबात है अपने दिल में कि जी अगर प्रेसिडेंट ये बन गए, डोनाल्ड ट्रंप बन गए, तो मुस्लिम के लिए शायद वहाँ से निकलना होगा या उन्हें वो प्रोटेक्शन नहीं दिया जा सकेगा। देखिए, कल रात में सुना है कि मैं तो बीबीसी की न्यूज़ में देख रहा था कि कनेडियन जो इमिग्रेशन की जो वेबसाइट है वो कल रात क्रैश हो गई क्योंकि पता नहीं मिलियंस लोगों ने अमेरिकन खास और उनके उन्होंने इतना ज़्यादा उसको एक्सप्लोर किया कि किस तरीके से आप कनेडियन इमिग्रेशन ले सकते हैं, किस तरीके से अमेरिका से मूव हो सकते हैं। और जब वो लोग मूव होंगे और वो लोग वहाँ पर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उस मुल्क में, और मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसे हालात पैदा होंगे कि लोगों को मुल्क छोड़कर भागना पड़े या इस हद तक चले जाएं, लेकिन ये लोगों के कंसर्न है। आप टीवी में देखें, अखबारों में देखें, लोगों ने अपने टीवी तोड़ दिए। हम अपनी गुफ्तगू राना साहब जारी रखेंगे। नाउ वी आर गोइंग फॉर अ ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारी गुफ्तगू जो है राना साहब के साथ यहाँ से शुरू करेंगे अपनी गुफ्तगू। प्रोग्राम को देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस।
नाजरीन वेलकम बैक। हम खुशामदीद कहते हैं अपने तमाम नाजरीन को कि जिन्होंने अपने टीवी स्विच जो है अभी ऑन किया है या जो लोग यूट्यूब पे प्रोग्राम को देख रहे हैं। मेरी राना साहब से बात हो रही थी, रेवरेंड राना से, कि जो इस वक्त जो है अमेरिका में जितने भी हमारे बहनें और भाई जो कि पाकिस्तानी मुस्लिम डायस्पोरा है वो वहाँ पे जो रह रहे हैं, उनके अंदर जो खौफ है वो खौफ क्यों है और वो किस तरीके से वो खौफ निकल सकता है? राना साहब जी, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि मेरा नहीं ख्याल कि लोगों को इतना ज़्यादा इस बात पे परेशान होना चाहिए कि दुनिया की सबसे बड़ी रियासत का सरबराह कोई ऐसा कदम उठाएगा या रियासत कोई ऐसा या वहाँ पे ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे कि मुसलमानों को मुल्क से निकलना पड़ेगा, उनके मुआशी जो इन्वेस्टमेंट है उसको कोई ख़तरा होगा, उनके बच्चों के फ्यूचर का कोई ख़तरा होगा। कोई ऐसी मेरा ख्याल बात नहीं, क्योंकि इन कंट्रीज़ में रूल ऑफ लॉ है। अगर एक इंसान इनके ख़िलाफ़ निकलेगा तो 10 लोग उसके साथ खड़े होंगे, जैसे हमारे बरतानिया में होता है। इतने हालात बुरे होने के बावजूद भी जो वाइडर कम्यूनिटी है उसके अंदर कोई ऐसी कोई सीरियस हेट डेवलप नहीं हो रही है, इतनी सीरियस नहीं हो रही कि जिसके साथ बहुत ज़्यादा कंसर्न हो। एक तो ये है कि मेरा नहीं ख्याल कि लोगों को इस हद तक परेशान होना चाहिए, लेकिन परेशानियां अपनी जगह पर बजा हैं, क्योंकि जब प्रेसिडेंट इलेक्ट ऐसे बयान दे चुके हैं जिसकी वजह से लोगों के कंसर्न बनते हैं, तो इसलिए अगर कोई कम्युनिटीज़ कंसर्न है तो इस चीज़ को भी हम बिल्कुल दरगुजर नहीं कर सकते कि लोग क्यों कंसर्न है, क्योंकि ऐसे बयान दिए गए हैं कि मैं ये करूँगा, इमिग्रेशन इन लोगों पर रोक देनी चाहिए। मैं आपके सवाल के एक और पहलू की तरफ भी आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि एक तो ये है कि ऐसा कुछ, मैं तो यही यकीन से कह सकता ऐसा नहीं होगा, लोगों को इतनी फ़िक्र नहीं करनी चाहिए, लेकिन इससे ज़्यादा फ़िक्र इस बात की करनी चाहिए कि क्यों ऐसे शख्स को वोट दिए गए जो एंटी इमिग्रेंट और एंटी मुस्लिम था। क्यों बरतानिया के अंदर ब्रेक्सिट हुआ जो एंटी इमिग्रेशन और अगेन उसके अंदर मुसलमानों और इस्लाम का भी एक एलिमेंट है। ऐसा दुनिया के अंदर क्यों हो रहा है, ख़ास तौर से वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर एंटी इमिग्रेंट और एंटी मुस्लिम इन पर्टिकुलर हेट ग्रो कर रही है आहिस्ता आहिस्ता। ये कंसर्न जो है, ये वो कंसर्न है जो मैं जहाँ भी मुझे मौका मिलता है अपने मुसलमान बहन भाइयों को बताने की कोशिश करता हूँ। एक तरफ तो हम सबको मिलकर हेट के खिलाफ लड़ना चाहिए कि किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ हेट वेस्टर्न वर्ल्ड या दुनिया के किसी से में भी ना पैदा होनी चाहिए, ना बढ़नी चाहिए, ना पनपनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जिस कम्युनिटी के खिलाफ हेट बढ़ रही है उनको भी देखना चाहिए क्या इसमें कोई हमारी गलती तो नहीं है, क्या लोग हमारे बारे में किसी गलत फहमी की वजह से तो ऐसा नहीं हो रहा। क्योंकि अगर आप इसको सिर्फ इस बात से कहें कि जी हमारा कोई कसूर नहीं है, ये सब कुछ बस इस वजह से हो रहा है क्योंकि लोग हमारे खिलाफ हैं, तो अगर सब कुछ ऐसा ही है तो फिर तो ठीक है, लेकिन मुमकिन है ऐसा ना हो। और अक्लमंदी ये होती है कि आप एक तरफ उस बढ़ती हुई नफरत को रोकने के लिए सदेबाप करें, लेकिन दूसरी तरफ आप अपना इन होम ऑर्डर दुरुस्त करें कि क्या कोई ऐसी वजह तो नहीं है जिसकी वजह से लोगों के दरमियान हमारे फासले बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से सेग्रीगेशन ज़्यादा पैदा हो रही है, जिसकी वजह से लोग हमारी प्रेजेंस की वजह से अपने आप को इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोग हमारी प्रेजेंस की वजह से अपने कल्चर के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपनी मुल्क के लिए थ्रेट्स महसूस कर रहे हैं। तो ये सवाल भी वो सवालात हैं जो मेरा ख्याल वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर जो हमारे मुसलमान बहन भाई हैं उनको अपने आप से करने चाहिए कि क्यों डोनाल्ड ट्रंप जीता है। अगर डोनाल्ड ट्रंप इस वजह से जीता है कि मैं दीवार बनाऊंगा, अगर वो इस वजह से जीता है कि मैं मुसलमानों के लिए इमिग्रेशन रोक दूंगा, अगर इस वजह से जीता है तो उसको नहीं जीतना चाहिए था। अगर इस वजह से जीता है तो ये बहुत खतरनाक है अमेरिका के लिए कि ऐसा प्रेसिडेंट आपको मिल गया जो एक कम्युनिटी के लिए नफरत बनाना चाहता है। लेकिन अगर वाकई भी इस वजह से जीत गया है तो ये अमेरिकी मुसलमानों के लिए सिर्फ नहीं, अमेरिका के हर शहरी, खासतौर से मुसलमानों के लिए भी सोचने की बात है कि क्यों ऐसा हो रहा है। प्रेसिडेंट ओबामा ने ये नारा क्यों नहीं लगाया, उससे पहले जो प्रेसिडेंट थे उनके दौर में ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ बरतानिया में अगर देखें ब्रेक्सिट की वजह ब्रेक्सिट हुआ जिसके पीछे थोड़ी सी आप इससे इत्तफाक करें या ना करें नफरत का एलिमेंट है। लोग इमिग्रेंट से, लोग मुसलमानों से थोड़ी सी नफरत की वजह से उन्होंने यूरोप से अलहदगी के लिए वोट दिया। इसी तरह अमेरिका में हुआ। अब मेरा ख्याल है मैं अपनी बात समझाने में किसी हद तक कामयाब हुआ हूं। एक तरफ तो अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंट ट्रंप का जीतना, अगर वो वाकया ही इस वजह से जीत गया है
कि वो दीवारें बनाना चाहता है और वो मुसलमानों के लिए इमिग्रेशन रोकना चाहता है, और लोगों ने अगर उसको वोट दे दिए इस बात पे तो ये बहुत खतरनाक है उस मुल्क के लिए। लेकिन दूसरी तरफ वहाँ की मुसलमान कम्युनिटी को भी बहुत सा काम करने की जरूरत है। राना साहब, मेरा जो तजिया है, गो कि मैं इस टाइम अपना तजिया तो नहीं पेश करना चाह रहा था, लेकिन मैं ख़ास तौर पे डोनाल्ड ट्रंप के जो इस बयान की वजह से कि इमिग्रेशन का या अपना जो मुस्लिम सेंटीमेंट थे, मैं उससे थोड़ा सा हट के ये चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप ने उन लोगों को भी उठाया है जो कि पिछले एक अरसे से कभी वोट नहीं थे डालते। फॉर एग्जांपल, जो रूरल एरिया के जो लोग थे, या वो लोग थे कि जिनकी जो एज जो थी 70, 80, 90 साल की थी, वो वोट नहीं थे डालते। वो सोचते थे कि ठीक है, जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है। लेकिन उन्होंने जो एक वाइट कम्युनिटी थी, उन्होंने उनके अंदर एक बेदारी पैदा की। उन्होंने कहा कि हम जो इस मुल्क के किसी वक्त पे 70% के करीब वाइट अमेरिकन थे, उन्होंने कहा कि ये तादाद हमारी जो कम होते होते जो है वो तकरीबन कोई 56 या 60 के करीब चली गई है। तो अगर आप लोग नहीं उठेंगे या अगर आप नहीं करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि जो जोश उसने इनका अपना तो एलिमेंट है, लेकिन जो जोश उसने उन लोगों में पैदा किया। और दूसरा एक बेनिफिट ये भी इस चीज़ का हुआ कि पिछले इन सालों में जो वोट जो थे वो और भी बढ़े, मतलब इन 4 साल के अंदर वोट बढ़े भी, और कुछ लोग जिन्होंने कभी वोट डाला नहीं था उन्होंने भी वोट को डाला। मैं राना साहब आपकी तरफ आना चाहता हूँ। एक और जो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आपने जब आप आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी के जब असिस्ट करते थे आप इंटरफेथ रिलेशन को, ये मुझे बताइए कि इंटरफेथ रिलेशनशिप जो है यहाँ पे तो है अपनी जगह पे, यूएसए में कितनी होनी चाहिए? आपने यूएसए गए भी हैं और शायद इस सिलसिले में हो सकता है कि आप यहाँ से भी गए हों और प्रोग्राम किए हों। आप वहाँ की इंटरफेथ रिलेशनशिप को कैसे देखते हैं क्रिश्चियंस के और दूसरी कम्युनिटी के दरमियान? इतना यहाँ से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है, लेकिन क्योंकि वो मुल्क बहुत ज़्यादा जोग्राफिकली बड़ा है, आबादी के लिहाज से 35 करोड़ से ज़्यादा आबादी है उनकी, और बिल्कुल इकनॉमिकल इंटरेस्ट लोगों की मुख्तलिफ हैं, कम्युनिटीज़ आपस में बहुत ज़्यादा स्प्रेड आउट हुई हैं, और इंटरफेथ जैसे आपने कहा इस तरह की जो चीज़ें हैं ये ज़्यादा वहीं पर एक्सरसाइज होती हैं जहाँ पर सेग्रीगेशन ज़्यादा हो यहाँ पर, और उसके साथ साथ कम्युनिटीज़ जो हैं मुख्तलिफ मज़ाहब और मुख्तलिफ कल्चर से इकट्ठी रहती हों। न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, इस तरह के बड़े बड़े शहर, शिकागो में काफ़ी इस तरह की एक्टिविटीज़ होती रहती हैं जहाँ पर हमारे एशिया, अफ्रीका और मुख्तलिफ ममालिक से रिसेंट दहाइयों में जो लोग इमिग्रेंट्स गए हैं वो अपने लिए नया रास्ता ढूंढने के लिए कई दफ़ा इस तरह की एक्टिविटीज़ के अंदर शामिल होने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जैसे प्रेसिडेंट ओबामा के लिए ये बड़ी इम्पॉर्टेंट थी, रिसेंटली उसने दिवाली का फेस्टिवल वाइट हाउस में किया, इससे पहले भी इस तरह की चीज़ें होती रही हैं। तो ये काफ़ी वहाँ पर टॉप एजेंडा रहा है गवर्नमेंट्स का, और चूँकि अमेरिका ने इंटरनेशनली बहुत बड़ा अपना पॉलिटिकल किरदार अदा करना होता है, इसलिए ये चीज़ वहीं से निकली थी, तो इसलिए वो उनको उससे इतनी जल्दी जान नहीं छुड़वा सकते, क्योंकि उनका किरदार बहुत बड़ा है। क्योंकि जितना बड़ा आपका दुनिया के अंदर किरदार हो, उनकी इकोनॉमिकल इंटरेस्ट मिडल ईस्ट के अंदर, पॉलिटिकल इंटरेस्ट मिडल ईस्ट के अंदर और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर, उनको मजबूर करेंगी कि ये चीज़ एक ऐसा वे है। और फिर उनकी यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस के अंदर ये बड़े डिपार्टमेंट्स हैं जो इस तरह की मुख्तलिफ किस्म की मज़ाहब के ऊपर रिसर्च करते हैं। एकेडमिक एनवायरनमेंट में, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में, सोशल एनवायरनमेंट में ये एक आम ट्रेंड है वहाँ पर, इसलिए इसको मतलब इतना आसान नहीं होगा। ये मुझे बताएं राना साहब कि जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है, ना कि बरतानिया में बल्कि यूएसए में या दुनिया के दूसरे ममालिक में, क्या वजह है कि वो अपने आप को उस माशरे में इंटीग्रेट नहीं कर पाते, जो कि बहुत सारी बातों की जो है वजह बनती है। जब तक आप अपने आप को किसी माशरे में इंटीग्रेट नहीं करते तो आप अपने आप को अलग थलग समझते हैं बहुत सारी चीज़ों में। सोशली तौर पे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए रिलीजन तो एक अलग फैक्टर होता है ना, लेकिन अगर आप अपने आप को सोशली तौर पे भी अगर इंटीग्रेट नहीं करते तो उसके क्या नुकसान होते हैं?
देखिए उसके बहुत से नुकसानात होते हैं। जो इंटीग्रेशन होती है वो टू वे प्रोसेस होता है। वो लोग जो होस्ट कम्युनिटी है उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो पूरे तौर पर वेलकम करे और एम्ब्रेस करे उन लोगों को जो नए आ रहे हैं। आने वाले लोगों की ये काम होता है कि वो एक दो दिन मेहमान रहें, फिर मेहमान ना बने, घर वाले बने। घर वाले सिर्फ इंजॉय नहीं करते, घर वाले की जिम्मेदारियाँ भी होती हैं, उनको भी पूरे तौर पर महसूस करें और निभाएं, और उस घर की उस घर को अपना घर समझें, और जहाँ से पहले आ गए हैं उसको अपना उसको बाय बाय करें और खैरबात कहें, और अपनी इंटरेस्ट, अपने मुफादात, हर चीज़ उसके साथ वाबस्ता करें। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इंटीग्रेशन होती है। ये सिर्फ कोई शाम को बैठकर इकट्ठे चाय पी लेना और एक दूसरे के साथ गुफ्तगू कर लेना, ये उसका नाम नहीं होता। ये बिल्कुल पूरी वफादारी होती है उस मुल्क के साथ, उस खित्ते के साथ, फिर आप उसको अपनाते हैं। लेकिन आपने बरतानिया और अमेरिका का दोनों को कहा, लेकिन इन दोनों के अंदर जो सोशल फ़िलासफ़ी है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। सोशल फ़िलासफ़ी मुख्तलिफ बरतानिया और अमेरिका वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट के अंदर ज़रूर हैं, लेकिन इनकी दोनों की जो सोशल फ़िलासफ़ी है कम्युनिटी के हिसाब से वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। अमेरिका इज़ जस्ट लाइक अ मेल्टिंग पॉट, और जो बरतानिया है इसमें मल्टीकल्चरलिज्म है। मेल्टिंग पॉट का मतलब यह है कि आप जिस किसी कल्चर के साथ से आए हैं, जहाँ कहीं से आए हैं, नाउ यू आर गोइंग टू एक्सप्लोर योर न्यू आइडेंटिटी एंड दैट्स अमेरिकन। अच्छा, अब देखिए अमेरिका के अंदर अब वाइट लोग जो हैं वो अपने आप को समझते हैं कि ये हमारा मुल्क है, हालांकि वो भी तो 100 साल पहले गए हैं, 200 साल पहले गए हैं। और मुझे प्रेसिडेंट ओबामा की एक बड़ा अच्छी स्टेटमेंट लगती है, और मैं अक्सर उसको कोट करता हूँ। कुछ पिछले साल शायद कुछ वहाँ पे जो बड़े वाइट रेशिस्ट किस्म के लोग थे, उन्होंने कहा कि जो दूसरे ममालिक से जो लोग आए हुए हैं उनके ऊपर हमें रोकना चाहिए इमिग्रेशन को, और ये है और वो और फलां। और प्रेसिडेंट ओबामा ने कहा कि वाइट पीपल हैज़ नो राइट टू डिसाइड कि हु विल कम एंड हु वॉन्ट कम। और अगर ये राइट है किसी के पास तो वो फर्स्ट नेशन है जो जिनको रेड इंडियन के नाम से जाना जाता है। तो ये देखिए, ये लोग वहाँ से गए, यूरोप से गए, दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से वहाँ पर गए, और उन्होंने एक नई आइडेंटिटी ली, और वो आइडेंटिटी दुनिया के खित्ते में एक नई कौम बन के उभरी, अमेरिका 200 साल 300 साल पहले कोई नेशन ही नहीं थी। लेकिन अब देखिए दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से जाने वाले लोगों ने एक नई आइडेंटिटी ली। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान, इंडिया, दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से जो वहाँ पर लोग गए थे उनके लिए एक बड़ा अच्छा मौका था कि वो उस मेल्टिंग पॉट के अंदर अपने आप को डाल देते और खुद मेल्ट हो जाते, और अपनी वो जो उनकी कल्चरल आइडेंटिटी थी उसको ख़त्म करके नई आइडेंटिटी, जो अमेरिकन आइडेंटिटी डजंट फोर्स यू टू लीव योर रिलीजन। जैसे जूइश लोग थे वो वहाँ पर गए, उन्होंने अपना रिलीजन नहीं छोड़ा, वो बड़ी वफादारी के साथ अपने रिलीजन की पासदारी करते हैं, लेकिन दे आर अमेरिकन। वो वहाँ के हर शुबा जाते ज़िंदगी में भरपूर अपना किरदार अदा करते हैं। और छोटे छोटे कई कल्चरल और रिलीजियस आइडेंटिटीज़ थी। अमेश कम्युनिटी है, उन्होंने अपनी जो हिस्टोरिकल जो तशख़्ख़ुस था उसको भी कायम रखा, लेकिन दे ऑल आर अमेरिकन्स। बरतानिया के अंदर जो था वो बदकिस्मती से यहाँ पर जो बहुत सी सेग्रीगेशन है, मैं उसका इल्ज़ाम आने वाले लोगों को नहीं बल्कि यहाँ के पॉलिसी मेकर्स को देता हूँ, क्योंकि इन्होंने मल्टीकल्चरल की पॉलिसी इंट्रोड्यूस की कि whosoever you are, you have your own religion and your own culture, you celebrate your religion and you celebrate your culture, you don't need to be even to some extent sorry British, आपको इंग्लिश की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस ठीक है जो आपकी लैंग्वेज है आप उसको सेलिब्रेट करें, गवर्नमेंट आपको पैसे देगी और आप अपना कल्चर सेलिब्रेट किया करें। तो ये मल्टीकल्चरलिज्म जो है मेरी नज़र में इतना अच्छा तरीके से वर्क नहीं कर सका, और जो मेल्टिंग पॉट की जो फिलॉसफी है वो काफ़ी बेहतर थी। और उसको लेकिन वहाँ पर जाकर जब इंटीग्रेट नहीं होते पूरे तौर पर हमारे पाकिस्तान से गए हुए लोग, उसके लिए अफसोस की बात है, क्योंकि वो तो एक माहौल ऐसा है जो आपको पूरे मौके फ्राहम करता है कि आप अपनी उस पुरानी आइडेंटिटी को और अपनी उस एथनिसिटी को, कल्चर को, अब देखें ना, चीते के लिए या ज़ेब्रा के लिए मुमकिन नहीं है कि वो अपने जिस्म के ऊपर जो धब्बे हैं या जो लाइंस हैं उनसे उनकी जान छुड़वा ले। ये बाइबल मुकद्दस में लिखा है, लेकिन कम से कम वो जंगल के अंदर दूसरे जानवरों के साथ खुशी के साथ तो रह सकता है। तो ये जो चीज़ है, जो लोग वहाँ पर गए थे उनके लिए एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि वो अमेरिकन ड्रीम की बात करते हैं, लोग जाते हैं और जाकर वहाँ पर अपनी नई आइडेंटिटी ढूंढने की कोशिश करते हैं। और लेकिन बरतानिया में जैसे मैंने कहा कि ये जो मल्टीकल्चरलिज्म की जो फ़िलासफ़ी थी, इसने मेरी नज़र में किसी हद तक कम्युनिटीज़ के आपस में मिक्स होने की बजाय कुछ उनको छोटी छोटी पॉकेट्स के अंदर डिवाइड कर दिया, और इसलिए
लोग अभी तक उनसे निकलना इतना आसान नहीं समझते और वो कहते हैं ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गवर्नमेंट हमें पैसा देती है, गवर्नमेंट हमें इनकरेज करती है कि आप अपनी ज़ुबान सीखें, आपको पंजाबी, हिंदी, गुजराती जो भी आपकी ज़ुबान है आपको सीखनी चाहिए, आपको स्कूल खोलने चाहिए। अब मुझे अच्छी तरह याद है हम पाकिस्तान से, वहाँ पर लोग एक्स्ट्रा ट्यूशन देकर अच्छे स्कूलों में अंग्रेज़ी पढ़ने के लिए अपने बच्चों को भेजते थे। अभी तक पाकिस्तान के अंदर लोग अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाकर बरतानवी या वेस्टर्न अंदाज से खाने खाते खाना खाना पसंद करते हैं। वहाँ पर लोग महंगे वेस्टर्न कपड़े लेकर पहनने की कोशिश करते हैं। तो अब यहाँ पर आकर तो लोगों के पास ज़्यादा मौके थे कि वो वेस्टर्नाइज होते। वेस्टर्नाइज होने का मतलब ये नहीं है कि उनका अपना मजहब छोड़ देना था या अपना पूरे तौर पर अपनी जो अपनी उनकी लेकिन ऐसा क्यों हुआ 25-30 साल पहले, ये जब भी ये फिलॉसफी पूरे तौर पर एज अ कल्चरल वे फॉरवर्ड इंट्रोड्यूस करवाएगी मल्टीकल्चरलिज्म, तो ये कोई पाकिस्तान या इंडिया से आने वाले लोग अपने साथ ये फिलॉसफी लेकर नहीं आए थे। ये बदकिस्मती से यहाँ के जो दानिश्वर तबका है ये इनका ही दिया हुआ तोहफा है, तो वो अपनी ही जो बोई हुई फसल है उसको काट रहे हैं। राणा साहब ने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि जब आप अपने घरों से आते हैं तो फिर उसके बाद आपको जब यहाँ पे वेलकम किया जाता है तो 2 दिन तक तो आप मेहमान रहते हैं, फिर उसके बाद जो घर वाले होते हैं उनकी भी जिम्मेदारी होती है। तो गो कि हम अपने जो ओरिजिनल घर थे, जो पाकिस्तान जो हमारा एक देश था, हम आ तो गए, लेकिन यकीनन हमारी नज़रें वहाँ पे भी लगी रहती है और वहाँ पे किसी किस्म की भी कोई सियासी हलचल होती है या किसी किस्म का भी कोई वाक़या होता है तो वो हमारी नज़रों से ओझल नहीं रहता। राणा साहब, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक ही न्यूज़ मैंने रखी थी सामने कि जे सालिक साहब ने ये ऐलान किया है कि जो उन्होंने प्रोटेस्ट करना है, और बिकॉज ही इज़ बड़ा सीजन पॉलिटिशियन है और उनकी जो अपनी जो पार्टी है मसीहा पार्टी, और उन्होंने ऐलान किया है कि वो कश्मीरियों के लिए जो वो एक एहतजाज करना चाहते हैं, एक बीइंग अ क्रिश्चियन होते हुए वो ये सारी चीज़ कर रहे हैं। मैंने ये नहीं देखा कि हमने खुद तो बड़ी फाइट की है कि हम प्रोटेस्ट करें जाके ब्लास्फेमी के ख़िलाफ़ या इस तरह की चीज़ पे, लेकिन हमें ये नहीं नज़र आता कि पाकिस्तान की जो बड़ी बड़ी जमातें जो हैं वो जाके पाकिस्तानी मसीहों के लिए वो इस सारी चीज़ पे जाके वो फाइट करें। कुछ होंगी, कोई लिबरल थी कि जिन्होंने जब कोई ऐसा कुछ सानिया हुआ तो उन्होंने कोशिश की कि जिसमें जैसे मैं कह सकता हूँ कि शहरी रहमान है या गवर्नर साहब जो अब हमारे दरमियान नहीं हैं, असैसिनेट कर दिए गए, सलमान तासीर या बुशरा गौहर हैं या बड़े अच्छे पॉलिटिशियन हैं जो है, लेकिन अगर हम ये देखें कि ऐसी कोई चीज़ जो है वो हमें नज़र नहीं आती, उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि जो हाँ जी, पाकिस्तानी जो पॉलिटिशियन हैं उनको मौलवी का बड़ा डर लगता है और शायद वो फतवा दे दे तो हमारा निकाह ना कहीं ख़त्म हो जाए, और कई ऐसे इस तरह के खौफ होते हैं कि 98% लोग शायद मुसलमान हैं तो हमें हमारा वोट बैंक ख़राब हो जाएगा, हम क्यों माइनॉरिटी राइट्स के लिए बातचीत कर रहे हैं। और ख़ास तौर से चूँकि ब्लास्फेमी लॉ जो है ये एक क्वाइट डिफ़िकल्ट एंड डिफरेंट एरिया है जिसके अंदर कोई भी जंप मारना नहीं चाहता, ख़ास तौर से मेजॉरिटी कम्युनिटी के लिए। तो ये एक ऐसा मसला है जो अक़लियतों के लिए ही छोड़ दिया गया है कि आप ही इसके बारे में बात किया करें और आप ही इसको हल करें, और वी आर विद यू ये बंद कमरे में ज़रूर लोग कहते हैं, लेकिन जब पब्लिक में बात होती है या इवन जब कोई इसका फ़ैसला होना होता है तो कोई उस वक्त लोग इस तरह के साथ नहीं चलते। जो अलमिया है मेरा ख्याल है कि लोगों को, लेकिन जैसे आपने बताया कि बहुत सी अच्छी मिसालें भी हैं, लोगों ने अपने आप जानों का नजराना तक पेश किया है इस तरह के इश्यूज़ के लिए। तो आई होप कि वन डे पीपल फ्रॉम द मेजॉरिटी कम्युनिटी, बहुत से लोग हैं, उलेमा भी हैं, मजहबी रहनुमा भी हैं, सियासी रहनुमा भी हैं जो साथ खड़े होते हैं, लेकिन आम पब्लिक अक़लियतों के मसाइल को अपने मसाइल समझना शुरू करेगी और फिर उसके लिए बातचीत करना शुरू करेगी। और मेरा ख्याल है कि इसके लिए हमें भी अपना भरपूर किरदार अदा करना चाहिए बैसियत कम्युनिटी माइनॉरिटी कम्युनिटी मेंबर के कौन से ऐसे तरीक़ाकार हैं हम इख्तियार कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे हम सफ़र बने, इस कारवां का हिस्सा बने, क्योंकि ये एक ऐसे कुछ ऐसे मसाइल हैं जो हम अपने तौर पर बात तो कर सकते हैं जितनी मर्ज़ी करते रहें, और वो पिछले 20 साल से 30 साल से करे वो करते ही रहेंगे। बात करने से मसला हल नहीं होता, और लेकिन वो कैसे हल होंगे? तो वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो भी इतनी संजीदगी के साथ इस मसले में हमारे साथ नहीं चलती। अगेन दे हैव देयर ओन इंटरेस्ट्स, इकोनॉमिकल इंटरेस्ट्स, पॉलिटिकल इंटरेस्ट्स,
सोशल इंटरेस्ट ऑफ कोर्स। तो वो लोग इसलिए इसके लिए जो बेहतर यही है कि हमारी दुआ है कि जिस तरीके से जे सालक एक इंडियन माइनॉरिटीज़ के लिए, वहाँ की मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए, इंडियन माइनॉरिटी के लिए एक एहतजाज पाकिस्तान में कर रहे हैं, पाकिस्तानी पॉलिटिशियन अपनी ही माइनॉरिटीज़ के लिए कोई इस तरह का एहतजाज करें जिससे नज़र आए कि मेजॉरिटी कम्युनिटी भरपूर तौर पर खड़ी है। और मैं एक और बात का इसमें इजाफा करूंगा कि जे सालक का ये कदम या इस तरह के जो इक़दामात होते हैं वो अच्छा एक बड़े पावरफुल मैसेजेस जाते हैं। और पाकिस्तान की माइनॉरिटीज़ के जो मसाइल हैं, ख़ास तौर से क्रिश्चियंस के या ब्लास्फेमीज़ के मसाइल, इसको मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी पाकिस्तानी को माइनॉरिटी का मसला समझना, ये पाकिस्तान का मसला है। इससे पाकिस्तानी सफ़र होते हैं, इससे पाकिस्तान बदनाम होता है, बुरी तरह बदनाम होता है। इसके ऊपर हमारी खारजा पॉलिसी के ऊपर इसरात होते हैं। इसकी वजह से आप एक पाकिस्तान की एक बिलीगर्ड कमज़ोर कम्युनिटी अपने आप को मज़ीद कमज़ोर समझती है, और फिर इसकी वजह से सिर्फ मुल्क बदनाम नहीं होता, इसके अंदर मुल्क के अंदर सेग्रीगेशन बढ़ती है। तो ये मैं नहीं समझता कि ये कोई माइनॉरिटीज़ का मसला है। माइनॉरिटी इससे सफ़र करते हैं, लेकिन ये मुल्क का मसला है। ये पार्लियामेंट को सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि ये ताज़ीराती मसला है, कानूनी मसला है। इसलिए इसके खिलाफ और इसको ठीक करने के लिए या इसको तब्दील करने के लिए या इसको ख़त्म करने के लिए जो भी इसका वे फॉरवर्ड है वो पार्लियामेंट को ढूंढना चाहिए। नाज़रीन, आपने हमारी गुफ्तगू सुनी। हमारा बड़ा दिल करता था कि बहुत सारी बातें जो हों, क्योंकि राना साहब जो हैं वो काफ़ी चर्च की भी उनके पास खिदमत है, फिर उसके बाद उनके पास CMS के वो चेयरमैन भी एशिया फोरम के, और इसके अलावा भी उनकी बहुत सारी ऐसी इंगेजमेंट होती हैं जिनकी वजह से उन्हें वक्त निकालना बड़ा मुश्किल होता है। राना साहब, मैं चाहूँगा कि 1-2 मिनट में आप ये बताइए कि सबसे बड़ी जो हमारे लिए खुशी की बात है कि थोड़े दिनों में हम जो है खुदा यीशु मसीह के एक बार फिर जो है वो जन्मदिन मनाने के लिए जा रहे हैं। आप क्या पैगाम देना चाहते हैं अब हमारी कम्युनिटी की, पूरी दुनिया को, हमारे इस TV चैनल के ज़रिए से? और मैं चाहता हूं कि वो आप 1-2 मिनट में ज़रूर उसको शेयर कीजिए। बड़ा इख्तिसार के साथ मैं क्रिसमस पे ये पैगाम देना चाहता हूं कि अपने दरवाज़े आने वाले अजनबियों के लिए खुले रखें, और मुमकिन है कि फिर इस क्रिसमस पर बहुत से लोग दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों से सफ़र करके यीशु मसीह को मिलने के लिए जाएं। और ये पैगाम प्रेसिडेंट न्यू इलेक्ट के पास भी पहुंचना चाहिए कि लोगों के लिए दीवारें ना बनाएं। हो सकता है कि क्रिसमस पर आज फिर ईस्ट से कुछ लोग आ रहे हों और वो आना चाहते हों। इसलिए मेरा ख्याल है कि क्रिसमस पर हमें अपने पड़ोसियों के साथ, अजनबियों के साथ, जिन लोगों को हम नहीं जानते, जिनके बारे में हमारे कंसर्न्स हैं, उन लोगों के लिए अपने दरवाजे खोलने चाहिए। और यही क्रिसमस का सबसे बड़ा पैगाम है कि दुनिया का निजात दहिंदा पैदा हुआ ताकि दुनिया में निजात और खुशी और मिलाप आए। नाज़रीन, ये जो हम प्रोग्राम हर हफ्ते पेश करते हैं, थर्सडे वाले दिन पेश करते हैं, डॉक्टर साहब पिछले को तकरीबन कोई 7-8 साल से इस प्रोग्राम, ये कोई कमर्शियल प्रोग्राम नहीं होता, बल्कि हम इसी तरह से जितने भी हमारे लोग हैं, आप देख सकते हैं कि हमारी बैंक की डिटेल जो है इस टाइम हमारी टेलीविज़न स्क्रीन पे आपके आ रही होंगी। आप हमें जो भी आप अपनी जेब से जो भी हमें इस चैनल को देना चाहते हैं, प्लीज़ इसे, चाहे आप 20 पाउंड, 30 पाउंड, 10 पाउंड, वट एवर इज़ कन्वीनियंट टू यू, आप ज़रूर इसको हेल्प करें, क्योंकि ये प्रोग्राम कोई कमर्शियल प्रोग्राम नहीं है, ताकि हम इस चैनल को जो है वो कंटिन्यू रख सकें। और ये प्रोग्राम, ये जो टेलीविज़न जो है वो हमारा टेलीविज़न नहीं बल्कि आपका प्रोग्राम है। अगर आप चाहते हैं कि कोई प्रोग्राम का कोई भी सब्जेक्ट बताना चाहें या प्रोग्राम के हवाले से आना चाहें, तो प्लीज़ मुझसे या डॉक्टर साहब से जब भी आप रब्ता कायम करें। और इसलिए कि आज का जो हमारा प्रोग्राम था वो खासा इस लिहाज से था कि दुनिया की जो तब्दीली आ रही है, और ख़ास तौर पे जब अमेरिका में जो इलेक्शन होते हैं, कोई भी प्रेसिडेंट आता है तो उसका पूरी दुनिया पे बड़ा इम्पैक्ट होता है। और उसी चीज़ को राना साहब ने बड़े अच्छे तरीके से बयान किया था। मैं राना साहब से चाहूँगा, राना साहब, आप हमारे चैनल के लिए, डॉक्टर साहब के लिए, मेरे लिए, हमारे इन सब लोगों के लिए जो इस वक्त प्रोग्राम को देख रहे हैं, और ख़ास तौर पे अमेरिकन मुस्लिम के लिए, अमेरिकन लोगों के लिए, सबके लिए, पाकिस्तान के लिए, सबके लिए दुआ कीजिए प्लीज़। आइए हम दुआ करें। खुदावंद, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं इस मौके के लिए जो तूने हमें इनायत किया।
इस चैनल के लिए और उन तमाम लोगों के लिए जो इसके ज़रिए से लोगों को करीब लाने के लिए, लोगों तक आए खुदावंद तेरे लोगों की आवाज़ और उनके मसाइल को पहुंचाने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करते हैं। तू उन्हें बरकत दे, इस चैनल की तमाम ज़रूरियात अपने शाही ख़जाने से पूरी कर और दुनिया के तमाम ममालिक के लिए, ख़ास तौर से अमेरिका के लिए, वहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए और उन तमाम लोगों के लिए जो खौफ का शिकार हैं, उनके लिए भी दुआ करते हैं कि अपनी तसल्ली और इत्मीनान उन्हें अता फरमा। और ख़ास तौर से प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रंप के लिए दुआ करते हैं, तो उन्हें और ज़्यादा दानिश और हिकमत अता फरमा। और ये बड़ी ज़िम्मेदारी जो तूने अता की है, हमारा ईमान है कि इस ज़िम्मेदारी के साथ साथ और ज़्यादा दानिश, हिकमत, हौसला और बुर्दबारी भी तू उनको अता करेगा जो पहले ही अता की हुई है। ऐ खुदा उन पूरी दुनिया को संभाल और आने वाले दिनों में जब हम तेरे बेटे की एक पैदाइश की खुशियों में शरीक होने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, तो हमें तौफीक इनायत फरमा के अपने पड़ोसियों के लिए और उन तमाम लोगों के लिए जो मुश्किलात का शिकार हैं उन्हें इन खुशियों में शामिल कर सकें। तेरे बेटे के नाम के वसीले से मांग।